तो भाई साहब चालू करें नया चैप्टर ब्लैक मनी लॉ। सर ब्लैक मनी लॉ चालू करें। सबसे पहले सर ब्लैक मनी एक्ट नहीं पढ़ रहे, ब्लैक मनी लॉ पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सर अब रूल्स भी पढ़ेंगे, सब सेक्शंस भी पढ़ेंगे, बहुत चीजें साथ में पढ़नी है। ओके सर, ओके परफेक्ट। हम एक्ट नहीं पढ़ रहे, हम लॉ पढ़ रहे हैं, यानी सर रूल्स भी है इसमें, सर्कुलर्स भी होते हैं, इसमें क्लैरिफिकेशंस भी होते हैं, इसमें जजमेंट्स भी होते हैं, मल्टीपल चीज। सर ब्लैक मनी लॉ क्यों आया? सर पता तुमको, मेरे पापा ने बहुत टाइम पहले ना लंदन में एक प्रॉपर्टी खरीद रखी। और हम लोग लगभग 15 साल पहले लंदन शिफ्ट हो चुके। अभी मैं लंदन से क्लास ले रहा हूँ, आपको थोड़ी पता। लंदन से क्लास ले रहा हूँ मैं, आपको थोड़ी पता। 15 साल से मैं लंदन में बैठ के क्लास ले रहा हूँ। 15 साल पहले लंदन में प्रॉपर्टी खरीदा। प्रॉपर्टी इंडिया में रहते हुए खरीदी थी, इंडिया में कमाए हुए पैसे से खरीदी थी। मैं पिछले 15 साल से लंदन में सरकार मेरी उस प्रॉपर्टी को दबोचना चाहती, दबोचना यू ना, पकड़ना चाहती है। क्या सरकार उस प्रॉपर्टी को पकड़ सकती है? राइट आंसर इज इनकम टैक्स में कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स पे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। या सर्च के केस में असेसमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और अगर करना भी है सर्च, तो मैक्सिमम पिछले 6 साल के ब्लॉक असेसमेंट कर सकते हो आप, या फिर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी 5 साल का कर सकते हो, उससे ज्यादा तो कर भी नहीं सकते आप। बात तो सही है, लेकिन अपने को पुराना एसेट चाहिए। तो पुराने एसेट के लिए बोलता है कि हम एक नया लॉ लाएंगे, ब्लैक मनी लॉ, जिसमें कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। इस ब्लैक मनी लॉ की सबसे खास बात क्या है ना सर, कि टाइम लिमिट ही नहीं है। कि सर कितना ही पुराना 1970s का अगर कोई एसेट अगर अपने को दिख रहा है ना, तो वो भी टैक्सेबल। 1970s का एसेट अगर आपने इंडिया की इनकम से खरीदा था, वो भी टैक्सेबल करवा देंगे। सर कैसे टैक्सेबल करवाएंगे, किसको टैक्सेबल करवाएंगे, कब कब टैक्सेबल करवाएंगे, क्यों टैक्सेबल होगा, किस रेट से टैक्सेबल होगा, सब कुछ देखना है अपने को लाइन से। सबसे पहले बोलता है चार्जिंग सेक्शन, कहता है कोई भी फॉरेन इनकम होगी, फॉरेन की अनडिस्क्लोज इनकम होगी या अनडिस्क्लोज एसेट होगा, फॉरेन की अनडिस्क्लोज इनकम होगी, अनडिस्क्लोज एसेट होगा, सर उस पर हम 30% से टैक्स लगाएंगे। ओ भाई साहब 30%! खुशी, खुशी की लहर से 30%! मेरी नॉर्मल इनकम टैक्स रेट भी 30% है, खुशी से भर दूंगा मैं 30%। खुशी से भर दूंगा 30%, कोई बड़ी बात थोड़ी है। खुशी की लहर थी। सरकार ने बोला लेकिन नहीं, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, 30% टैक्स एंड 300% ऑफ द टैक्स, 300% पेनल्टी ऑफ द टैक्सेस। जो टैक्स बनेगा उसका 300% टैक्स पेनल्टी लगेगी। यानी भाई साहब 90% की पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर। यानी और कुल मिला के अगर 100 का एसेट है, तो 120 रुपए आपको जेब से देने पड़ जाएंगे। सर क्या 30% के ऊपर कोई सरचार्ज वगैरह भी लोगे? ना जी सर, सरचार्ज इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है। हम पढ़ रहे हैं ब्लैक मनी, पढ़ रहे हैं ब्लैक मनी। सर जो भी आपकी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम है, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स है, सर उस पे हम सीधे सीधे 30% से टैक्स लगा देंगे। सर दो बातें मैंने बोली सर, एक होता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम और एक होता है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट। सर अनडिस्क्लोज्ड इनकम फॉरेन एसेट्स क्या होता है? सर कोई भी इनकम कमाना इंडिया के बाहर, इसका सोर्स इंडिया में इसका सोर्स इंडिया में क्लोज नहीं। अगर फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है, आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट को नहीं पता, तो सर वो अनडिस्क्लोज इनकम। या फिर सर यूएसए में आपके पास प्रॉपर्टी है जो आपने इनकम टैक्स में डिटेल्स में मेंशन नहीं कर रखी, क्या बन जाएगा? वो आपका एक अनडिस्क्लोज्ड एसेट बन जाएगा। अगर कोई भी यूएसए में है, चाइना में है, लंदन में, कहीं पे भी अगर आपके पास कोई एसेट पड़ा हुआ है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता, सर वो अनडिस्क्लोज्ड एसेट बन जाता है। सर दोनों पे टैक्स लगाएंगे। जो भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, ऐसी इनकम जो आपने इनकम टैक्स से छुपा रखी है, दूसरी इनकम, सर ऐसी इनकम या ऐसा एसेट जो आपने अनडिस्क्लोज, जो इंडिया में छुपा रखा है, सर सभी पे टैक्स लगा देंगे इंडिया। तब इसमें ध्यान देने वाली दो बातें हैं। देखना, अनडिस्क्लोज इनकम एंड एसेट मतलब क्या होता है? इट मींस टोटल अमाउंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ द असेसी फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया एंड वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। यानी सर ऐसी इनकम जिसका सोर्स इंडिया के बाहर है और छुपा रखा है हमने सोर्स, या हमें इनकम टैक्स को नहीं बताया, वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सेकंड चीज, सर छुपा रखा इनकम टैक्स से मतलब सर आईटीआर में नहीं इन्फॉर्मेशन फर्निश किया। सर दूसरा क्या बोलते हैं, ऐसा कोई एसेट जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड, कोई प्रॉपर्टी है, कोई शेयर है, कोई बैंक अकाउंट है सर, जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है ना, उसको मैं अनडिस्क्लोज्ड एसेट बोलता हूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
सर अनडिस्क्लोज़्ड एसेट के बारे में और बातें कहता है सर, कहता है एनी एसेट सर, एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड इंडिया के बाहर। कोई भी एसेट जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, सर जो एसएससी ने अपने नाम पे होल्ड कर रखा है या सर सिर्फ पेमेंट मैंने कर रखा है, किसी और के नाम पे होल्ड कर रखा है, मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ, सर प्रोविज़न कहता है उस केस में वो आपका अनडिस्क्लोज़्ड एसेट बन जाएगा। प्लस आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जब हमसे पूछा गया था कि वो कहाँ से आया या सैटिस्फैक्टरी सर ये आपके लिए अनडिस्क्लोज़्ड एसेट बन जाएगा। फिर मैंने क्या बोला सर अनडिस्क्लोज़्ड इनकम प्लस एसेट जो भी होगा सर उसमें इनकम मतलब इंडिया के बाहर कोई सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ से प पैसा आ रहा है तो दैट इज़ नथिंग बट अनडिस्क्लोज़्ड इनकम। सर इंडिया के बाहर अगर कोई एसेट लोकेटेड है जो इनकम टैक्स को नहीं पता दैट इज़ नथिंग बट अनडिस्क्लोज़्ड एसेट। 2 बातें सर बोली। सर टैक्स कब लगेगा, किस साल में लगेगा, कैसे-कैसे अनडिस्क्लोज़्ड इनकम की जब बात आती है ना, तो हम अनडिस्क्लोज़्ड इनकम के बारे में हम चर्चा ही नहीं करते ब्लैक मनी लॉ में। ब्लैक मनी लॉ में हम कभी भी अनडिस्क्लोज़्ड इनकम पे चर्चा ही नहीं करते। सर क्यों? क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? सर क्योंकि 2 कारण हैं। ब्लैक मनी लॉ आया कब? 2016 में आया है। मैं यूँ बोलूँ ब्लैक मनी लॉ आया 2015 में है। 2015 में आया है। एप्लीकेबल 16-17 से हो रहा है। एप्लीकेबल प्रीवियस से 16-17 से हो रहा है। यानी सर अगर कभी ब्लैक मनी लॉ 16-17 से एप्लीकेबल है यानी उससे अगर उससे कोई पुराना एसेट है ना, उससे कोई पुराना एसेट है ना या उससे कोई पुरानी इनकम है या उससे पुराने अगर पहले अगर आपको ब्लैक मनी लॉ लगाना है, सबसे पहले ब्लैक मनी लॉ नहीं लगा सकते आप। सबसे पहले आप ब्लैक मनी लॉ नहीं लगा सकते। ये बात भी समझ में आ गई। अब जादूगरी देखना इन लॉ मेकर्स की, जादूगरी देखना लॉ मेकर्स की। क्या जादूगरी कर रखी है इन्होंने? जादूगरी देखना। सर कहता है 2 टाइप के एसेट्स होते हैं। एक होता है सर अनडिस्क्लोज्ड इनकम, एक होता है सर अनडिस्क्लोज्ड एसेट। तो कहते हैं जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है ना विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन व्हिच इट इज अर्न्ड। तो कहता है जिस साल में आप अर्न करोगे ना उस साल में टैक्सेबल करवा देंगे। यानी सर अगर प्रीवियस ईयर 23 और 22-23 की इनकम है तो 22-23 में टैक्सेबल करवा देंगे या फिर 23-24 की इनकम है 23-24 में करवा देंगे, 20-21 की इनकम है 20-21 में टैक्सेबल करवा देंगे। सर उस साल के रिस्पेक्टिव ईयर में जाएंगे और टैक्सेबल करवाएंगे। सर ब्लैक मनी लॉ आया कब से? प्रीवियस ईयर 16-17 से आया। तो इससे पहले अगर आपने कोई इनकम अर्न कर रखी है तो इससे पहले तो ब्लैक मनी था ही नहीं और रेट्रोस्पेक्टिव कोई इम्पैक्ट होता नहीं। तो अगर इससे पहले की इनकम है तो सर नॉट टैक्सेबल। लेकिन इसके बाद की इनकम है तो जिस साल में इनकम आएगी उस साल में टैक्स लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। लेकिन एसेट के लिए ना अलग कहानी बोलता है। सर इसमें कोई दिक्कत है क्या? अनडिस्क्लोज़ इनकम में कोई दिक्कत है क्या? जिस साल की इनकम है सर उस साल में टैक्स लगाते हैं। जिस साल की इनकम है उस साल में टैक्स लगाते हैं। अगर 16-17 के पहले की इनकम है, नहीं टैक्सेबल करवाएँगे क्योंकि ब्लैक मनी था ही नहीं। बाद में आया जिस साल की इनकम है उस साल में टैक्स लगा देंगे। अनडिस्क्लोज़्ड एसेट क्या बोलता है? पता ना कोई दिक्कत हो तो ऐसे बता रहा हूँ। सर अनडिस्क्लोज़्ड एसेट के लिए बोलता है सर अनडिस्क्लोज़्ड एसेट में जिस साल एसेट क्रिएट किया उस साल को नहीं पकड़ता। अनडिस्क्लोज़्ड एसेट के लिए ओनर्स एओ पे छोड़ दिया गया। कहा टैक्सेबल इन द ईयर इन व्हिच एसेट कम्स टू द नोटिस ऑफ एओ। तो इनकम के लिए तो बोला जिस साल की मिलेगी उस साल में टैक्सेबल कर जिस साल की है ना इनकम उस साल में टैक्सेबल करवा देंगे। लेकिन सर एसेट के लिए क्या जादूगरी किया? सर कहा कि अगर 1950 का एसेट अगर एओ को अभी मिलता है ना, तो अभी भी टैक्सेबल करवा सकता है। 1950 का एसेट 2070 में एओ को मिलता है ना, तो भी टैक्सेबल करवा सकता है एओ। 1950 का एसेट सर 2031 में मिलता है ना, तो भी एओ टैक्सेबल करवा सकता है। सर इंपॉर्टेंट क्या जिस दिन एओ को दिखेगा सर उस साल में टैक्सेबल। जिस दिन एओ पकड़ेगा कि राहुल के पास एक फॉरेन एसेट है, साल में टैक्सेबल। ये जादूगरी इन्होंने करी। तो यानी एसेट जिस टाइम पे खरीदा था वो तो फिक्स हो गया। ये तो जिस टाइम पे खरीदा था उस दिन तो फिक्स हो गया। लेकिन सर जब एओ ढूँढेगा तब टैक्सेबल अच्छा, अच्छा, ठीक है। यानी सर यहाँ पे प्रीवियस ईयर 16-17 का कोई लिमिटेशन है ही नहीं, कोई ब्लैक मनी लॉ का कोई मतलब ही नहीं बचा यहाँ पे।
जिस तारीख को ब्लैक मनी लॉ आया सर, उस डेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा सर, कितना ही पुराना एसेट हो। सर ओनर्स तो तब रखा गया ना कि जब एओ ढूँढेगा, एओ कभी भी ढूँढ ले। सर 1846 का कोई एसेट मेरा मिले तो भी अभी टैक्सेबल करवा सकता है, बड़े आराम से करवा सकता है। इंच रियली वेरी सर 2 बातें मैंने सर 2 बातें होती हैं। एक होता है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम जिस साल में मिलेगी उस साल में टैक्सेबल हो जाएगी। एक होता है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट जिस साल में सर एओ नोटिस करेगा उस साल में टैक्सेबल करेगा। इस पूरे टॉपिक में ना हम अनडिस्क्लोज्ड इनकम की बात ही नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे सर? क्योंकि नॉर्मली आम तौर पे ना सरकार इनकम में इंटरेस्टेड होती नहीं है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। कि लोग ना होते हैं चालाक। लोग होते हैं चालाक सर जो फॉरेन इनकम होती है उससे कुछ करते ही नहीं है। सर फॉरेन इनकम अगर बैंक अकाउंट में पड़ी है, मान लो सर आपके पास फॉरेन एसेट है, बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट इज़ एन एसेट। बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो भी एसेट है। एसेट में इंक्लूड हो जाएगा। सर इस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आगे चल के सर बैलेंस में इंक्लूड होगा ना तो वापस एसेट में आ जाएगा। तो कोई डिविडेंड है, डिविडेंड वापस बैंक अकाउंट में आता है सर, ये भी वापस एसेट में आ जाता है। सर इनकम को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती डिपार्टमेंट को, क्योंकि सर अल्टीमेटली जो भी इनकम है सर वो एक्यूमुलेट हो जाती है एसेट के फॉर्म में। अब जब इंडिया में रह रहे हो तो फिर आपकी इनकम कहीं पे भी एक्यूमुलेट हो जाए सर उस एसेट के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो सकती है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम इनकम की बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर इनकम कहीं ना कहीं एसेट के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाती है, तो हम एसेट में उसको कंसिडर कर लेते हैं। एसेट में उसको कंसिडर कर लेते हैं। बैंक अकाउंट था 10,000 रुपए का, प्लस इंटरेस्ट आ गया, तो सर जब मैंने बैंक का बैलेंस उठाया, अनडिस्क्लोज एसेट पकड़ा, तो आराम से इंटरेस्ट का भी इम्पैक्ट आ गया, इनकम इनकम का भी इम्पैक्ट आ गया। सर कुछ इनकम जो मैंने खर्चे में उड़ा दी होगी सर, उस इनकम को यहाँ पे ले लेंगे सर, लेकिन वो हमारा मुद्दा कम है क्योंकि उसमें ज्यादा इनकम बचती नहीं। नॉर्मली एसेट को पकड़ना होता है। सर क्या ऐसे ही ब्लैक मनी लॉ में पकड़ लेंगे? पकड़ लेंगे सर, ऐसे ही पकड़ लेंगे क्या? सरकार कहती है ना 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 ना। सर देखना पड़ेगा, देखना देखना देखना। सर जिस साल में एओ को नोटिस में आ रहा है, जिस साल में एओ नोटिस कर रहा है, उस साल में एसएससी शुड बी रेसिडेंट। जिस साल में एओ नोटिस कर रहा है ना सर, उस साल में एसएससी रेसिडेंट होना चाहिए। बट सुनो सुनो सुनो, ऐसे तो बढ़िया हो जाएगा सर। मैंने पहले एसेट इकट्ठा किया, मैंने बढ़िया एसेट पहले इकट्ठा किया, मेरे को लग रहा था एओ पकड़ सकता है, मैं देश छोड़ के भाग गया। सरकार कहती है ना 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 ना। इफ नॉट, इफ नॉट देन ही शुड बी, इफ नॉट देन इफ ही इज रेसिडेंट इन ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, भी हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे, तो भी उसको रेसिडेंट मान लेंगे। सर ये बन जाते एसएससी। बोला था ब्लैक मनी लॉ में एसएससी, ब्लैक मनी लॉ में एसएससी डेफिनेशन ही अलग है। ब्लैक मनी लॉ एसएससी को बोलता है सर, ऐसे ही हम एसएससी किसी को भी नहीं बना देंगे। हम बोलेंगे अगर प्रीवियस ईयर में जब एओ को नोटिस आ रहा है एसेट कि आप रेसिडेंट हो तो आप एसएससी हो। या तो सर जिस साल में एसेट आपने अक्वायर किया था उस साल में आप रेसिडेंट हो ना तो आप एसएससी हो। अदरवाइज हम आपके हमारी नजर में एसएससी हो ही नहीं आप। सर या तो जिस साल में नोटिस आ रहा है उस साल में आप इंडिया के रेसिडेंट हो, या तो सर जिस साल में एसेट अक्वायर किया था उस साल में इंडिया के रेसिडेंट हो। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, तो फिर मैं आपको उस केस में आपको एसएससी बना देंगे। अदरवाइज सर आप एसएससी हो ही नहीं, हम इन ब्लैक मनी लॉ में आपकी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं कर। नहीं, एसेट एक्वायर करने वाला दिन इज इंपॉर्टेंट सर। जिस दिन आपने एसेट एक्वायर किया ना उस दिन अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो ना, तो सर उस दिन आपके हाथ में वो ब्लैक मनी लॉ। ठीक है सर। प्रीवियस ईयर क्या मतलब होता है सर? प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल में ये नोटिस कर ले, नोटिस कर ले अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट। हाँ सर एक बार आओ बुक पे, एक बार बुक पे भी नजर घुमाते हैं ना, आखिर बुक क्या बोल रही है। सर दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर टैक्सेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट फॉर एनी प्रीवियस ईयर। Undisclosed foreign asset shall be charged to tax on the value in previous year in which such asset come to notice of the AO। तो जो एसेट है ना उस पर हम टैक्स तब लगाएंगे जब वो एओ को नोटिस में आएगा, अदरवाइज हम टैक्स पे लगा ही नहीं, एसेट पे लगा ही नहीं सकते। सर कुछ टर्म्स की मीनिंग
तो कहता है, जो फॉरेन एसेट है ना, उनका मतलब क्या होता है? अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एसेट मतलब जो टोटल इनकम ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ द एसएससी फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर किसी सोर्स पे अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती है, तो हम अनडिस्क्लोज्ड इनकम बोलते हैं। प्लस सर वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सर कोई भी ऐसा एसेट जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड और डिस्क्लोज नहीं है सर, उसको अनडिस्क्लोज्ड एसेट बोल देंगे। तो कहते हैं अनडिस्क्लोज्ड एसेट का मतलब और डिटेल में सर कोई भी बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, सर कोई भी एसेट हो सकता है इंडिया के बाहर जो एसएससी ने अपने नाम पे होल्ड कर रखा है या एसएससी ने पैसे दे रखे हैं किसी और के नाम पे। सर उसकी एक्सप्लेनेशन एसएससी नहीं दे पा रहा कि कहाँ से आया एसेट, इसको सर अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट मान लेंगे। एसएससी मतलब क्या? सर रेसिडेंट पर्सन इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस साल में एओ नोटिस कर रहा है ना एसेट, उस साल में सर एसएससी रेजिडेंट हो या फिर सर रेसिडेंट नहीं हो, सर नॉन रेसिडेंट हो, आरएनओआर हो प्रीवियस ईयर में। लेकिन सर जिस साल में एसेट एक्वायर किया था ना आपने, उस साल में प्रेसिडेंट थे कंडीशन के साथ। सर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कहाँ से उठाना है? सर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट अपने को सेक्शन 6 जो इनकम टैक्स का है ना, अपने को 182 डेज और मोर, 60 डेज, 65 डेज और मोर, सर ये वाली कंडीशन से बना लेना है। सर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब क्या? सर जिस साल में अनडिस्क्लोज एसेट एओ नोटिस कर ले, सर वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बन जाता है। साल में एओ नोटिस कर ले, वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बन जाता है। सर अब अपने को मेन सीखना है सर वैल्यूएशन कैसे करते हैं। सर एक बार अनडिस्क्लोज इनकम तो पता है सर, जो मिली हो आपके हाथ पे टैक्सेबल करवा देंगे। जिस साल में मिली उस साल में टैक्सेबल। मेन मुद्दा तो सर एसेट का होता है। मेन मुद्दा तो एसेट का होता है कि सर एग्जैक्टली एसेट को कैसे वैल्यू करेंगे, किस वैल्यू पे टैक्स लगाएंगे। आपने जब इनकम एस्केप की, आपने जब इनकम एस्केप की इंडिया से और वहां पे कुछ इनकम इकट्ठी कर ली, किस वैल्यू पे टैक्स लगाएंगे? दैट इज द मेन मुद्दा। उसके लिए कहता है सर बांटो। सबसे पहले ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, इन सब के लिए कहता है जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी ना, वो पकड़ लो, या एनआरवी ऑन वैल्यूएशन डेट, जिस तारीख को आप वैल्यूएशन कर रहे हो ना, उस तारीख को पकड़ लो। विच एवर इज हायर, आपके लिए बन जाएगी कौन सी, आपके लिए बन जाएगी वैल्यूएशन। यानी सर जो भी फॉरेन में मेरे पास एसेट पड़े हुए हैं, मैं पढ़ क्या रहा हूँ सर, जो भी फॉरेन में एसेट्स पड़े हुए हैं मेरे पास, जो भी सर फॉरेन में एसेट्स हैं मेरे पास, उन फॉरेन एसेट्स की क्या कीमत है आज की डेट। ठीक है सर, मैंने तो इनकम से छुपा के रखे हुए हैं, मैंने इनकम छुपा रखी है। तो जो एसेट इकट्ठे किए हैं उस पर टैक्स लगा रहे हैं। अब सर किस कीमत पे टैक्स लगा रहे हैं? कह रहा है कि सर जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या फिर एफएमवी है, एफएमवी बोल लो, एनआरवी बोल लो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जितने में बेचने जाओगे उतनी इतने में बिकेगा, वो एनआरवी मान लेंगे। जो भी हायर है वो पकड़ लेंगे। तो कह रहा है एनआरवी शैल बी डिटरमिन्ड बाय द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूअर बाय रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन गवर्नमेंट। यानी सर फॉर एग्जांपल मेरा अगर कोई एसेट है यूएसए में पड़ा हुआ है, मेरे पास यूएसए में कोई घर है या यूएसए में कोई स्कल्पचर है, प्रोविजन कहता है सर उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? कहता है कॉस्ट या एनआरवी ले लो। तब एनआरवी कहाँ से आएगी सर? उस स्कल्पचर की है कि उस देश का जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है ना, तो उस देश की गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जो फेयर मार्केट वैल्यू आएगी ना, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस उसको आप ले लोगे, क्या फेयर मार्केट वैल्यू, एनआरवी ले लो। दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ज्वेलरी। सर कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज हायर। सर कोटेड शेयर्स, तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर टेस्ला के शेयर्स रखे हो, इंडिया मैंने डिस्क्लोज नहीं किए, इंडिया में मैंने डिस्क्लोज नहीं किए, मेरे पास टेस्ला के शेयर्स पड़े हुए हैं। प्रोविजन कहता है कि क्या वैल्यू मानेंगे उस अनडिस्क्लोज एसेट की, कीमत क्या मानेंगे? प्रोविजन कहता है सर या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ लो, या तो हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस ऑन द वैल्यूएशन डेट इन एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज। सर वहां पे जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक है, या फिर एसएनपी 500 है। 500 इज नॉट स्टॉक, इज इंडेक्स। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस है और लोएस्ट ट्रेडिंग प्राइस है, इसका एवरेज पकड़ लेना किस दिन, वैल्यूएशन डेट के दिन, ये पकड़ लेना, या फिर कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज व्हिचएवर इज हायर पकड़ लेना। फिर कहता है अगर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रखी वैल्यूएशन डेट में, तो आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे पकड़ना है, जिस दिन ट्रेडिंग हुई थी। सर अगर मान लो 31 मार्च को अगर ट्रेडिंग नहीं हुई है, 31 मार्च वैल्यूएशन डेट है, तो उसके पहले जब कभी भी ट्रेडिंग हुई उन शेयर्स में, उस दिन का एवरेज प्राइस पकड़ लेना, आपका आ जाएगा कोटेड सिक्योरिटीज की वैल्यू कैसे आ जाएगा। अनकोटेड शेयर्स, तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल राहुल प्राइवेट एलएलसी के शेयर वो हैं, शेयर्स पड़े हुए हैं, मैं इंडिया में बैठा हूँ, रेसिडेंट हूँ, एसएससी हूँ, मेरे पास एक अनडिस्क्लोज एसेट है। अनडिस्क्लोज एसेट क्या है सर? एक प्राइवेट कंपनी, यूएसए की प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं। प्रोविजन कहता है सर उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सर उसके लिए जो आपने ट्रस्ट टैक्सेशन में पढ़ा हुआ था ना, सेम वही चीज है सर। ए प्लस बी
माइनस एल डिवाइडेड बाय पीई इंटू पीवी, या फिर कॉस्ट विच एवर इज हायर। सर क्या कहता है सबसे पहले, सर अगर जो ज्वेलरी है उस कंपनी के पास, सर मतलब क्या हो रहा है सर, मेरे को राहुल प्राइवेट एलएलसी, मेरे पास क्या है सर, मेरे पास राहुल प्राइवेट एलएलसी के शेयर्स रखे हुए अनडिस्क्लोज है। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, राहुल प्राइवेट एलएलसी की आप वो पकड़ो जो फॉरेन कंपनी है ना जिसमें शेयर्स है, उसकी आप बैलेंस शीट पकड़ो। बैलेंस शीट पे जितनी भी ज्वेलरी है, बुलियन है, प्रेशियस स्टोन है, आर्टिस्टिक वर्क है, शेयर सिक्योरिटीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ लो। बाकी सारे के सारे एसेट्स की बुक वैल्यू पकड़ लो। सर टीडीएस, डेफर्ड टैक्स ये सब कंसिडर मत करना। लायबिलिटी सारी माइनस कर दो। सर माइनस करने के बाद सर जो वैल्यू आ जाएगी फर्म की, उसमें से टोटल जो शेयर कैपिटल है वो मल्टीप्लाइड बाय राहुल के पास जितनी शेयर कैपिटल है वो ले लो। सर इससे क्या आ जाएगा आपका, सर आपके पास वर्थ आ जाएगी, उसकी उस एसेट्स की वर्थ आ जाएगी, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हिचएवर इज हायर आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है। सर मेरे पास अगर कोई दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अनकोटेड शेयर्स हैं, अनकोटेड शेयर्स है सर, इक्विटी शेयर्स नहीं, इक्विटी शेयर्स तो ऊपर हो गए, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स तो ऊपर हो गए। सर कोई अनकोटेड दूसरे शेयर्स है, अनकोटेड शेयर्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सर इनके लिए क्या करेंगे। सर कहते हैं या तो कॉस्ट पकड़ लो या तो एनआरवी पकड़ लो, व्हिचएवर इज हायर। कॉस्ट या एनआरवी व्हिचएवर इज हायर पकड़ लो। कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज हायर पकड़ लो। एनआरवी शैल बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सर कहता है प्रॉपर्टी को भी ऐसे ही करना है, अनकोटेड शेयर्स को भी ऐसे ही करना, को भी ऐसे ही करना, शेयर्स को भी ऐसे ही करना। अब आता है सर बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सर बैंक अकाउंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सर मेरे पास बैंक अकाउंट है फॉरेन में, यूएसए में बैंक अकाउंट है, जो मैंने इंडिया में डिस्क्लोज ही नहीं किया। डिस्क्लोज मतलब सर, डिस्क्लोज मतलब समझ नहीं आता। सर आईटीआर में आपको एक शेड्यूल, आईटीआर कभी फाइल करो ना, आईटीआर 2 फाइल करो, 3 फाइल करो, एक शेड्यूल एफ ए करके एक वो होता है, शेड्यूल रहता है, जहाँ पे ना अपने आपको सारे के सारे फॉरेन एसेट्स की इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है कि एग्जैक्टली अपने पास ना दूसरे देशों में क्या क्या एसेट्स है, कितने कितने वर्थ है, ये सब बताना पड़ता है अपने को। अगर आपने वहां बताया नहीं है ना, मतलब सर अनडिस्क्लोज, आप भारत सरकार को बता नहीं रहे, यानी आपने वो पैसा कहीं ना कहीं सर ऐसी इनकम से कमाया हुआ है जो इंडिया में वैलिड नहीं है, ब्लैक मनी के फॉर्म में आपने वहां जमा कराया हुआ है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पॉइंट भी एच है, की है, और फोर्थ पॉइंट में भी एच है। क्या कह रही, इमूवेबल प्रॉपर्टी के पॉइंट बी के एच है, और फोर्थ पॉइंट में बी एच, मतलब समझा नहीं बी एच क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पॉइंट बी के बी एच है, और फोर्थ पॉइंट में कॉस्ट, एफएमवी और एनआरवी दोनों में इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एफएमवी को भी नहीं ले रहे इसमें, या एफएमवी को नहीं ले रहे, एफएमवी कुछ भी हो सकती है, एनआरवी लेते हैं यहाँ पे इस एक्ट में, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि एफएमवी अगर ज्यादा हो तो उतने में बिक रहा हो asset, इसलिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट की वैल्यू कैसे। सर बैंक अकाउंट के लिए सरकार थोड़ी सी ना सीरियस, सीरियस कैसे, तो सरकार को लगता है बैंक अकाउंट में लोग घपलेबाजी करते हैं, घपलेबाजी एज इन घोटाला करते हैं। वो पकड़ेगी आपका बैंक स्टेटमेंट, बोले कि बैंक स्टेटमेंट लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर बैंक स्टेटमेंट, फॉरेन बैंक स्टेटमेंट है ना, उसको ला पकड़ेगी, फॉरेन बैंक स्टेटमेंट इज एसेट। जितना भी सर क्रेडिट क्रेडिट हो रहा है, जितना भी बैंक अकाउंट में सर डिपॉजिट डिपॉजिट है ना सर, उसको पकड़ लो। जिस दिन सर ओपनिंग अकाउंट खोला था ना, उस दिन से लेके सर डिपॉजिट 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 जितना पैसा डिपॉजिट कर रखा है ना सर,
वो आपका अनडिस्क्लोज़ एसेट की वैल्यू हो जाएगी। सर अगर कुछ निकाल रखा है, इग्नोर। सर निकाल के वापस जमा करा है तो ऐसे 2 बार होता जाएगा ना। मैं एक बार 10,000 निकाला, 10,000 डाला, वापस निकाला, वापस डाल दिया 20,000 हो गया। वापस 10,000 निकाल के वापस डाला 30,000 हो गया। ऐसे तो बढ़ता चला जाएगा। सर कहता है नहीं, अगर विथड्रॉ करके वापस पैसे डाल रहे हो ना, तो सर उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन सर अगर आपने डायरेक्टली कुछ भी सिर्फ डिपॉज़िट किया है तो डिपॉज़िट का टोटल हम उठा लेंगे, वो हमारे बैंक अकाउंट की वैल्यू बन जाएगी। सर कहता है अगर साल के बीच में जीवन में कभी भी आपने उस बैंक अकाउंट को डिस्क्लोज़ कर दिया था, बीच में कभी बैंक अकाउंट डिस्क्लोज़ कर दिया था, तो उस टाइम पे जो टैक्स लग गया ना सर वो आपके लिए ओपनिंग बन जाएगा। उसके बाद जो आपने डिपॉज़िट किया ना सर वही आपको लेने हैं। अगर अगर कभी आपने जीवन में एक बार वो अकाउंट डिस्क्लोज़ कर दिया, फिर वापस उसमें कुछ-कुछ छुपा दिया, वापस उसको बंद करवा दिया, ऐसा बोल दिया और फिर आगे चल के वापस उसमें ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो। तो प्रोविज़न कहता है जब लास्ट टाइम उसपे टैक्स भरा था ना, उस डेट के बाद जो डिपॉज़िट करवा रखे हैं ना अकाउंट में, वो सब लेंगे। नहीं सर, अकाउंट में जितने भी आप डिपॉज़िट्स करवा रहे हो, वो आपको लेके चलना है। जो आप डिपॉज़िट्स करवा रहे हो, वो आपको लेके चलना है। सर क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जो आप डिपॉज़िट करवा रहे हो, वो आपको लेना है। सर बैंक अकाउंट भी ईज़ी है, कोई बहुत मुश्किल पॉइंट नहीं, लेकिन अभी इसमें टेक्निकैलिटी आएगी तो मैं बताऊँगा आपको और मुश्किल। सर अगर मेरे पास कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप है, मतलब पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनरशिप है मेरी। मान लो यूएसए की एक पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ पे मैं पार्टनर हूँ। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालूँगा? कहता है सर कोई बात नहीं, उस पार्टनरशिप फर्म के नेट एसेट्स निकाल लो। नेट एसेट्स कैसे निकालोगे? वही सर ए प्लस बी माइनस एल। बी क्या होता है सर? वही शेयर, सिक्योरिटीज़, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, इन अदर फॉर्म ऑफ आर्ट या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी। सर इसकी एफएमवी उठा लोगे सर, बाकी एसेट्स की क्या बुक वैल्यू उठा लोगे, लायबिलिटीज़ माइनस करोगे सर, आपके पास आ जाएगा। सर कहता है जो भी नेट एसेट्स आ रहे हैं ना, नेट एसेट्स इसको सर पार्टनर्स को बाँटोगे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सर नेट एसेट्स तक जितनी भी वैल्यू बच रही है ना, तो आप क्या बाँटोगे सर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बाँटोगे। जितनी कैपिटल है उतना ही सब में बाँट दोगे। सर जो बैलेंस बच जाता है नेट एसेट्स के ऊपर, सर उसको क्या करोगे? सर इसके ऊपर आ जाएगा क्या? पीएसआर आ जाएगा। इसके बाद में पीएसआर आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख की है, 20 लाख, 25 लाख और 5 लाख। नेट एसेट्स आ रहे हैं 80 लाख रुपए के, नेट एसेट्स आ रहे हैं 80 लाख रुपए के। हाँ। तो सर क्या कहते हैं, पहले तो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाँट दो, पहले कैपिटल कंट्रीब्यूशन वापस करो। 20, 25 और 5 लाख इसको माइनस कर दो। यानी 80 लाख में से सर 50 लाख तो पहले तो आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बाँट दो। पहले तो 50 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बाँट दो। जो बचा ना 30 लाख, सर इसको किसमें बाँटोगे? सर इसको बाँटोगे सर डिसोल्यूशन रेशियो में। सर जिस रेशियो में डिसोल्यूशन होने वाला है ना सर, उस रेशियो में बाँटने वाले हो आप। जिस रेशियो में आपका डिसोल्यूशन होने वाला है ना, डिसोल्यूशन के बाद एसेट बाँटेंगे सर, उस रेशियो में इस 30 लाख को बाँटेंगे। सर लेकिन अगर कहता है कि अगर डिसोल्यूशन कुछ है ही नहीं, अगर आपका कोई डिसोल्यूशन रेशियो है ही नहीं, तो आप पीएसआर बाँट दोगे। सर हमारे केस में फॉर एग्ज़ाम्पल डिसोल्यूशन रेशियो कुछ नहीं है, पीएसआर इक्वल है, तो जो बैलेंस बचा नेट नेट एसेट्स 30 लाख रुपीज़ के, सर इसको 3 हिस्सों में बाँटेंगे व्हिच इज़ इक्वल टू 1:1:2। तो पार्टनरशिप फर्म में कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। सर पार्टनरशिप फर्म की वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले तो नेट एसेट्स निकाल लो। नेट एसेट्स में से पहले सारी की सारी कैपिटल बाँट दो। जो ऊपर के नेट एसेट्स हैं उनका क्या करोगे सर, डिसोल्यूशन रेशियो में बाँट दो, नहीं तो पीएसआर में बाँट दो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही बेसिक सी बात है, बेसिक सी बात। अब आता है जादूगरी। एक जादूगरी बताऊँ मैं आपको? अक्सर हमने क्या-क्या एसेट देखे, एक बार नज़र घुमा लेते हैं। 6 एसेट्स की कीमत हमने देखी, 6 एसेट्स की। तो कहता है ड्राइंग, पेंटिंग, कॉस्ट एंड व्हिचएवर इज़ हायर। कोटेड शेयर्स, कॉस्ट और हाईएस्ट एवरेज ट्रेडिंग प्राइस व्हिचएवर इज़ हायर। अनकोटेड शेयर्स सर, कॉस्ट और वो जो अपना ए प्लस बी माइनस एल डिवाइडेड बाय पी इंटू पीवी आया सर, सब सेम टू सेम है। इमूवेबल प्रॉपर्टी या अनकोटेड शेयर्स, कोई भी इक्विटी के अलावा सर, कॉस्ट एंड आरबी व्हिचएवर इज हायर। सर बैंक अकाउंट का डिपॉजिट ले लूंगा सर, निकाल के वापस जमा करा उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। सर पहले डिस्क्लोज कर दिया उसको माइनस कर दूंगा। सर अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें क्या करूंगा सर, ए प्लस बी माइनस एल लूंगा, इससे नेट एसेट्स आ जाएंगे, नेट एसेट्स को पहले रेशियो कैपिटल में बांट दूंगा, कैपिटल के ऊपर जो बैलेंस बचा उसको पीएसआर या रेजोल्यूशन रेशियो में बांट दूंगा। एक छोटा सा और पॉइंट, जादू करिए। मैंने क्या किया, मेरे पास एक घर था। मैंने कॉस्ट कितनी थी सर, 15 लाख का घर था। यूएसए में घर था।
सर कब खरीदा? 1/4/2000, 1/4/2000 2000 को खरीदा, 2001 को खरीदा। सर एओ को नोटिस कब आया सर? एओ को नोटिस आया, एओ को नोटिस आया। एओ को नोटिस आया सर 1/5/2024 को नोटिस आया एओ को कि अरे राहुल के पास तो घर है, राहुल के पास तो घर है। चालाक, मैं तो सर चालाक। मैंने तो सर 1/4/2023 को ही ये घर सेल कर दिया था, कितने में? 22 लाख में सेल कर दिया था। ओ माय गॉड, सोल्ड सोल्ड सोल्ड। और एफएमवी कितनी थी? एफएमवी कितनी? 20 लाख रुपए। मुझ जैसा कोई चालाक मिलेगा दुनिया में? मुझे जैसा चालाक मिलेगा? मुझे उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि सर एओ मेरे से एओ 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 क्या करने वाला है? सर एओ मेरी इनकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने नहीं बेचती 1 साल पहले। और सोचो, मुझे पता था कि प्रॉपर्टी होती तो टैक्स लग जाता ना, प्रॉपर्टी होती तो टैक्स लग जाता ना, मैं तो हायर वैल्यू पे बेचती। तो हायर वैल्यू पे। ओह वाओ! वाओ! कितना इंटेलिजेंट आ गया आप। आ गया सोच। आँखों में आँसू आ रहे हैं सोच। सरकार कहती इफ एनी ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर्ड बिफोर इट कम्स टू द हायर ऑफ कॉस्ट, एफएमवी, एनआरवी, हायर ऑफ कॉस्ट, एफएमवी और सेल्स प्राइस, व्हाटएवर इज हायर विल बी। ओह माय गॉड! मैं डेढ़ सयाना बनूँगा, सरकार भी डेढ़ सयानी बनेगी। डेढ़ सयाना होता है? मैं सयाना बनूँगा, डेढ़ सयानी बनेगी। डेढ़ सयाना 2 टाइम्स सयानी बनेगी मैं। मैंने अगर कभी भी एसेट ट्रांसफर कर दिया है बिफोर एओ नोटिसिंग इट, सर तो जो कॉस्ट होगी, जो एफएमवी होगी ऑन द रेट ऑफ ट्रांसफर या जो सेल्स प्राइस होगी, व्हिचएवर इज हायर मैं। ओह माय गॉड! सर चलो ठीक है, मान लिया 22 लाख टैक्सेबल करवा दिया। डन सर, डन 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 डनाडन डन डनाडन डन डनाडन डन डनाडन डन। सर एक बात बताओ, मैं पैसे लेके क्या कर रहा हूँ? अलमारी में रखा होगा ना मैंने? अलमारी में रखूंगा क्या? ये इंडिया का सिस्टम है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है तो 90 लाख 70 लाख रुपए कैश में देना पड़ता है। यूएसए में नहीं होता, जितने की प्रॉपर्टी होती है उतना बैंक से पैसा देना पड़ता है। चाइना नहीं है ये, यहाँ पे पूरा पैसा देना पड़ जाता है। बैंक से देना पड़ता है, बैंक में मिलता है पैसा। कि 70-30 रूल इंडिया में चलता है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो 30 लाख की बैंक से होगा, 70 लाख रुपए कैश में देना पड़ता है, ये इंडिया में चलता है। सर एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, कहीं ना कहीं ये 22 लाख रुपए, 22 लाख रुपए मेरे सर बैंक अकाउंट में इंक्लूडेड होगा? बैंक अकाउंट में इंक्लूडेड होगा सर, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा 22 लाख रुपए। और सर बैलेंस मेरा मान लो कि कितना मिल रहा है? सर बैलेंस मिल रहा है 55 लाख रुपीज। तो जो मैंने डिपॉजिट डिपॉजिट का टोटल उठाया होगा, डिपॉजिट डिपॉजिट का टोटल उठाया होगा, कहीं ना कहीं सर बैंक अकाउंट के बैलेंस में इंक्लूडेड होगा ना? सर मैं डेढ़ सियाना बन रहा हूँ, सरकार 2.5 सियानी बन रही है। सरकार ने इसको टैक्सेबल करवाया, प्लस डिपॉजिट डिपॉजिट में 2 बार टैक्सेबल करवा दिया 55 लाख के बैलेंस में। जो मेरा क्रेडिट बैलेंस है वो भी तो इंक्लूडेड है। तो सर यहाँ पे बैंक बैलेंस में एक बार टैक्स लगा दिया, प्लस एक बार यहाँ पे भी टैक्स लगा रही है। सरकार कह रही है हाय रे क्या बात कर रहे हो, तो व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं एक बार टैक्स बचाने का सोच रहा था, सरकार 2 बार टैक्स लगा रही है मेरे ऊपर। इतनी डेढ़ सियानी सरकार है। आंखों में ऊए 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 करके आंसू निकल रहे थे, मैं कैसे कंट्रोल करूं मुझे पता। सरकार ने ही ये छोटा सा रुमाल दिया मेरे को, बोला राहुल मत रो मत रो, हम तुमको सपोर्ट दें। अगर सर तुम्हारे किसी भी पुराने एसेट की वैल्यू नए एसेट में इंक्लूडेड है ना, तो जितनी सर नए एसेट में इंक्लूडेड है उतने से पुराने में टैक्स नहीं ले।
सर क्या बात बोल दी, क्या बात बोल दी? सर मेरा 22 लाख रुपए का पैसा जो टैक्सेबल होना चाहिए था वो बैंक में इंक्लूडेड है ना, तो 22 लाख रुपए पे हम टैक्स नहीं लेंगे, 22 लाख माइनस कर दो। आप सिर्फ इस पे टैक्स भर दो, सिर्फ इस पे टैक्स भर दो। अभी सर जिस पे टैक्स है ना, अभी जो इस पे अभी जिस पे पैसे रखे हुए हैं ना, मान लो सर मेरे पास 22 लाख रुपए अकाउंट में है। लॉजिकल, लॉजिकल। मैंने कहा चलो ठीक है सर। मैंने सर 13 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाए, 13 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा के सर एक नया एसेट खरीदा, न्यू एसेट खरीदा, बंगलो खरीदा। सर ये बैंक में पैसे कब है सर? 1/4/2023 को आए। सर मैंने नया बंगलो कब खरीदा? 35 लाख रुपीज का ऑन 1/4/2024 को खरीद लिया। और सर असेसिंग ऑफिसर ने इस बंगलो को कब पकड़ा? सर वापस जो डेट है ना सर, 1/5/2024 को इस बंगलो को पकड़ लिया। और सिर्फ बंगलो की उस दिन कीमत कितनी थी पता? उस बंगलो की कीमत 48 लाख थी। उस दिन बंगलो की कीमत स्वीट सा फेस बनाने की कोशिश, 48 लाख रुपीज बंगलो की। तो सरकार ने तो सीधे सीधे ऐसे चश्मा उतारा, एओ साहब ने चश्मा उतारा, बोला कानून अंधा होता है, बिल्कुल कानून अंधा होता है। ऐसे एओ ने चश्मा उतारा, कहा कि तुम्हारे पास एसेट है 48 लाख रुपीज का, इस पे टैक्स भरना पड़ेगा। बैंक बैलेंस है सर 15-22 लाख रुपए तुम्हारे पास था, 13 लाख रुपए ये था। तुमने सर डिपॉजिट डिपॉजिट का टोटल उठाना होता है ना, डिपॉजिट डिपॉजिट का टोटल उठाना पड़ना है, 35 लाख रुपीज। यहाँ पे इस पे भी टैक्स भरना पड़ेगा। बस तुमने ऐसे ट्रांसफर कर रखा है ना, 22 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। कुल मिला के तुम्हारा टैक्स कितना बन रहा है? 105 लाख पे, 105 लाख रुपए तुम्हारी इनकम है, तो इस पे 30% टैक्स भरो, प्लस 90% पेनल्टी भरो। भरो। कानून अंधा होता है, ये तो गूंगा बहरा सब है। गूंगा भी हो गया, बहरा भी हो गया। तो जो एसेट है उसको पकड़ा, बैंक अकाउंट में सारे डिपॉजिट डिपॉजिट भी पकड़ लिया उन्होंने, प्लस उसके अलावा जो एसेट पहले बेच दिया था उसको पकड़ लिया। भाई साहब ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? क्या क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ तो देखो, 22 लाख रुपए जो टैक्सेबल होने चाहिए थे, वही 22 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, वही 22 लाख रुपए निकल के इसमें जा रहे हैं। तो आपने 22 लाख यहाँ पे भी टैक्सेबल करवा लिया डायरेक्टली। फिर 35 लाख में 22 लाख इंक्लूडेड है, प्लस इस पे 48 लाख में 22 लाख इंक्लूडेड है। सरकार कहती है रोको जरा, सिंप्लीफाई कर रहा है तुम्हारे लिए, सिंपली कह रहा है। ये जो 22 लाख का फिगर है ना, 22 लाख का फिगर, क्योंकि सर ये तुमने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है और बैंक अकाउंट के टोटल में आ गया ना, डिपॉजिट 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 में आ गया ना, इसको नहीं लेंगे, दिस इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि सर ये तो बैंक अकाउंट में कवर हो गया ना 22 लाख रुपए, तो इसको नहीं लेंगे। हाँ, ओ, फिर कहता है सर, ये जो आपका क्रेडिट बैंक डिपॉजिट डिपॉजिट है, टोटल 35 लाख रुपीज का बैंक अकाउंट है ना सर, 35 लाख रुपीज कहीं ना कहीं इस बंगलो में भी आ गया ना, तो सर हमें 35 लाख को भी नहीं लेंगे। ओ, यानी सर टोटल में जो 48 लाख रुपीज का सर एनआरवी ऑफ बिल्डिंग है ना, या फिर एनआरवी है, या कॉस्ट है सर, कॉस्ट तो कितनी थी? कॉस्ट तो 35 लाख रुपीज की। फिर इस हायर आपके हाथ में टैक्सेबल करवाया जाएगा, अल्टीमेटली 48 लाख ही आपके हाथ में। क्या ये बात समझ पॉइंट तक किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी मन में सवाल संशय संदेह हो तो पूछ लो, क्योंकि इसकी अभी और गहराई में घुसना, थोड़ा सा और घुसना है। दिस इज टेक्निकल चैप्टर बट बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल है, आसान से चैप्टर है, और अच्छा नहीं आना, तो पूछा जाएगा तो मस्त मजा आ जाएगा। नो दिक्कत सर।
क्यों दिक्कत सर? इतना ही मक्खन कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या ही दिक्कत? अच्छा अब और सुनो मेरी बात। सर यही सिमिलर केस है, मैं थोड़ा-सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा-सा चेंज। सर मैंने घर खरीदा था 15 लाख रुपए का। सर एफएमवी थी उस घर की कितनी? सर 22 लाख रुपए की थी, 22 लाख की थी। सेल मैंने कितने में किया? सर सेल सर 10 लाख में ही कर रखा। ओह! सर और पैसा बैंक अकाउंट में डाल दिया। सर 15 लाख रुपए मैंने खुद के भी जमा करा है बैंक अकाउंट में। और सर फिर इसके बाद क्या किया? सर इस 25 लाख में से एक नया घर खरीद लिया। सॉरी 25 लाख नहीं 25 लाख यहाँ और मिलाए। 35 लाख का नया घर खरीदा, न्यू घर खरीदा, जिसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है? सर 48 लाख है। सर ये कब एक्वायर किया था? सर 1/4/2001 को एक्वायर किया था। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कब हुआ सर? 1/4/2023 को ट्रांसफर हो गया। और सर लास्ट में सर ये कब होगा अपना? ये वैल्यू कब चेंज होगी? यहाँ हो जाएगा अपना 1/5/2024 को असेसिंग ऑफिसर इसको नोटिस कर ये परिवर्तन परिवर्तन में। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना, देखना मेरे को बोला गया कि कॉस्ट एफएमवी और सेल्स पेशेवर इज हायर, मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। सर टैक्सेबल कितना है? 22 लाख। सर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट 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 कितना है? सर 35 लाख। और सर नए घर की कीमत कितनी है? सर 48 लाख रुपीज। सर कितना टैक्सेबल होना चाहिए? 35 लाख, 35 लाख प्लस कितना? 22 लाख, तीनों टैक्सेबल होना चाहिए मेरे। सर लेकिन सवाल या निशान ये है, सवाल या निशान सर इस 22 लाख में से सिर्फ 10 लाख ही ऐसा अमाउंट है जो बैंक में इंक्लूडेड है। 10 लाख ऐसा अमाउंट है जो बैंक में इंक्लूडेड है। यानी सर मैं पूरे 22 पे टैक्स नहीं लेने वाला। सर 10 लाख को हटा दूंगा ना, क्योंकि 10 लाख का इम्पैक्ट तो मेरा कहाँ चला गया? बैंक में चला गया ना। 10 लाख का इम्पैक्ट तो पूरा बैंक में चला गया ना। इम्पैक्ट बैंक में चला गया, यानी सर इस पे कितना? 12 लाख पे से टैक्स दूंगा। ओह सर ऐसा सोचना है, ठीक है। 35 लाख पे पूरा टैक्स लूंगा क्या? 35 लाख पे क्यों लूंगा सर? 35 लाख का पूरा पैसा तो इसमें चला गया, तो 35 पे तो कोई टैक्स नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा 40 जाएगा 48 लाख प्लस यहाँ जो 12 लाख है ना सर, इस पे टैक्स यानी 60 लाख पे पूरा डिफरेंस से थोड़ा सा भी इम्पैक्ट। सर एक बार आओ बुक पे सिमिलर एग्जांपल आपको मिलेगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ मिलेगा। तो कह रहा है वेयर अ न्यू एसेट इज अक्वायर्ड आउट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट और ट्रांसफर ऑफ ओल्ड एसेट। या तो आपने अकाउंट से पैसे निकाले या तो पुराने एसेट को बेच के नया एसेट खरीदा। देन विड्रॉवल फ्रॉम बैंक अकाउंट, देन वैल्यू ऑफ सच ओल्ड एसेट और बैंक अकाउंट शैल बी रिड्यूस्ड बाय द इन्वेस्टेड। सर कहते हैं जितना भी आपका सर नया एसेट है ना, उस अमाउंट की वैल्यू पुराने एसेट की वैल्यू में से हटा दोगे आप, बैंक अकाउंट से भी हटा दोगे। एग्जांपल देखना। सर हाउस ए इज लोकेटेड इन कंट्री आउटसाइड इंडिया विच वाज बॉट इन 1995 फॉर 15 लाख रुपए। मैंने 15 लाख का 1995 में घर खरीदा। कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। इट वाज सोल्ड इन सर 2002 में, 2002 में 22 लाख में इसको सेल कर दिया। अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। सर इस 22 लाख को मैंने डिपॉजिट करवाया बैंक में। फिर कह रहा है इन 2001 एक और हाउस खरीदा सर 35 लाख रुपए का। सर 15 लाख इसमें और लगाए, ऐड किए, और 35 लाख रुपीस का एक न्यू हाउस खरीदा। इन्वेस्टमेंट इन हाउस बी वाज मेड थ्रू विड्रॉवल फ्रॉम द बैंक अकाउंट, ठीक है। और बी हाउस को ना आपने वैल्यूएशन डेट तक ट्रांसफर नहीं किया हुआ, 48 लाख है। सर इस हाउस की कीमत 35 लाख की, भी 48 लाख है। Assuming the value of foreign bank account as computed under the rule 31E 60 लाख। सर इस जो फॉरेन बैंक अकाउंट है ना, जो बैंक अकाउंट की वैल्यू है ना सर 35 लाख नहीं अभी 60 लाख है, क्योंकि सर और भी डिपॉजिट थे, तो कुल मिला के 60 लाख की वैल्यू आ गई। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट कैसे कंप्यूट किया जाएगा? सर कहता है इसकी वैल्यू कितनी? सर कॉस्ट ऑफ एसेट एफएमई पकड़ेंगे या ये पकड़ेंगे, विचएवर इज हायर पकड़ोगे। यानी सर इसमें कैपिटल गेन कितना? 22 लाख रुपए का है।
लेकिन सर क्योंकि पूरा का पूरा 22 लाख मेरा बैंक अकाउंट में डला हुआ है, बैंक अकाउंट की वैल्यू में आ रहा है, तो इसको 0 कर दूँगा मैं। ओके सर 0। सर बैंक अकाउंट की वैल्यू कितनी है? 60 लाख रुपीज़ सारे डिपॉज़िट, 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 डिपॉज़िट का टोटल 60 लाख रुपीज़ का है। लेकिन सर इसमें से 35 लाख रुपीज़ का जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है, ये सर नए घर में भी तो जा रहा है, ये सर नए घर में भी तो जा रहा है। तो प्रोविज़न कह रहा है कि सर इसमें से 35 लाख माइनस कर दो, बैंक अकाउंट की वैल्यू हो गई 25 लाख रुपीज़ और नए घर में 48 लाख रुपए सब इंक्लूडेड है। 8 लाख ही मान क्या ये समझ में आता है? बोलो ना हाँ, सर हाँ समझ में आता है। दिल से हाँ बोलो सर, दिल से, दिल से, दिल से, इधर, इधर दिल से हाँ बोलो। आता है सर, आता है। सर वैल्यूएशन डेट कौन-सी होती है? इवैल्यूएशन कब कर रहे हैं? तो जिस तारीख को सर असेसिंग ऑफिसर को पता चला ना उस साल की पहली तारीख को। यानी सर अगर 1 मई को पता चला तो 1 अप्रैल हमारी इवैल्यूएशन डेट बन जाएगी। सर जिस प्रीवियस ईयर में असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है ना उसी प्रीवियस ईयर की पहली तारीख हमारी इवैल्यूएशन डेट बन जाती है। सर ये सब बातें हो गई बेसिक बेसिक, ये सब बातें हो गई बेसिक बेसिक। अब थोड़े से ना ऊपर उठते हैं बातों से, ऊपर उठते हैं। सर अभी ना इसमें तो हमने बेसिक बेसिक बात की कि घर 15 लाख का होगा, घर बेचा होगा 22 लाख रुपए में। या बैंक अकाउंट में 35 लाख रुपीस होंगे। मैं कहता हूँ वो चाचा लगे तुम्हारे जो तुम्हारे रुपीस में पैसे रख रहे होंगे, वहाँ तो डॉलर में पैसे होंगे, फ्रांस में पैसे होंगे, यूएसडी में होंगे, दिरहम्स में होंगे, सर बाहत्स में पैसे होंगे। सर वहाँ पैसे इंडिया में नहीं होते, रुपीस में नहीं होते, तो कन्वर्ट करना पड़ता है। सर किस रेट से कन्वर्ट करोगे? प्रोविज़न कहता है अगर आपका उस देश का सर करेंसी अवेलेबल है वैल्यूएशन डेट यानी 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को सर अगर वो करेंसी अवेलेबल है, किसमें? सर उसका रेट आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है कि सर रुपीस कितने में कन्वर्ट होगा उस करेंसी से यानी डॉलर है, तो डॉलर का रुपी रेट क्या रेट है? अगर दिरहम्स है, तो दिरहम का रुपी रेट क्या है? सर वो रेट अगर आरबीआई का अवेलेबल है ना, तो आप वो रेट पकड़ लो। ठीक है सर, आरबीआई का रेट अवेलेबल नहीं है, आरबीआई का रेट अवेलेबल नहीं है, आरबीआई का रेट अवेलेबल नहीं है। फिर क्या करोगे? वहाँ की जो भी करेंसी है ना वहाँ की जो भी करेंसी है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोमालिया में कोई प्रॉपर्टी खरीद सोमालिया में मेरे पास कोई एसेट है और सोमालिया में क्या है ना करेंसी इंडिया की अवेलेबल नहीं है। यानी एज़ इन सोमालिया रुपी पर सोमालियन पर रुपीज़ कोई करेंसी अवेलेबल नहीं है, कोई एक्सचेंज रेट डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है आरबीआई का। तो सर उसके लिए क्या बोलता है, सोमालिया में जो प्रॉपर्टी है ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालोगे आप किसमें? डॉलर में निकालोगे, डॉलर में निकालो और डॉलर में निकालने के बाद ना सर उसी दिन डॉलर की वैल्यू को कन्वर्ट करोगे किसमें? डॉलर में लेके जाओगे सोमालियन वैल्यू की एफएमवी को, फिर उस डॉलर को इंडिया ये हो गया रूल 3, 4 एंड रूल 3, 5 सर रूल भी पढ़ रहे हैं हम सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ रहे रूल भी पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हैं हम। तो कह रहे हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स क्या कहते हैं इनकम फ्रॉम एसेट आउटसाइड इंडिया नॉट डिस्क्लोज इन आरओआई सर कौन कौन सी इनकम्स को हम ब्लैक मनी लॉ में टैक्सेबल करवाना चाहते हैं मुद्दा ये है कौन कौन सी इनकम को हम ब्लैक मनी लॉ में टैक्सेबल करवाना चाह रहे हैं कह रहा है ऐसी इंडिया की बाहर की इनकम जो इंडिया के आरओआई में आपने नहीं दी इनकम फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया रिक्वायर्ड टू बी फर्निश बट नो आरओआई फर्निश कहता है इंडिया के बाहर की इनकम आपने आरओआई में फर्निश नहीं डिस्क्लोज या आपने सर इंडिया के बाहर की इनकम में आरओआई ही नहीं फर्निश किया प्लस सर कहता है कोई भी अगर इंडिया में कोई एसेट आपने खरीद रखा है वो तो इनकम थोड़ी होगा सर वो तो एसेट इंडिया के बाहर खरीद रखा है लेकिन आपने डिस्क्लोज नहीं किया इंडिया को करना है यानी सर तीन चीजों को सर इंडिया के बाहर कोई इनकम है इंडिया के बाहर कोई इनकम है आपने रिटर्न में नहीं फर्निश किया इंडिया के बाहर कोई इनकम है आपने रिटर्न ही नहीं फर्निश किया या इंडिया के बाहर अगर कोई एसेट है ना उसको पकड़ना है अपने को सर लेकिन ध्यान देना सर दो चीजों को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करने वाले ध्यान देना दो चीजें इंक्लूड नहीं करने वाले हैं the income from source outside India which has already been included in assessment reassessment of income tax then such income shall not be included और कहते हैं income included in undisclosed foreign income under this act or any other any previous year सर कह रहे हैं फॉर अगर पुराने जमाने में मेरे पास एसेट था 2020 में जब असेसमेंट हुआ ना तो 2020 के असेसमेंट में उस एसेट की वैल्यू निकाल ली गई और 2020 में इनकम टैक्स एक्ट में मेरे से उस पे टैक्स ले लिया गया तो अब अगर वापस ब्लैक मनी लॉ में वो घर मेरे बारे में मिलता है तो क्या वापस उसे ब्लैक मनी में टैक्स लगाओगे राइट आंसर इज ना ना फिर से नहीं लगाओगे ना
सर लेकिन 2020 का एसेट था, 2020 में मेरे यहाँ पे ब्लैक मनी की प्रोसीडिंग्स हुई और 2020 में ही वो घर पे टैक्स लगा दिया गया। तो वापस क्या 2024 में अगर ब्लैक मनी की प्रोसीडिंग्स चालू होंगे तो क्या वापस टैक्स लगाओगे? राइट आंसर। सर इनकम टैक्स एक्ट में या ब्लैक मनी लॉ में अगर कभी भी प्रोसीडिंग्स हो चुकी है और वो पहले ही एसेट डिस्क्लोज हो चुका है तो फिर वापस टैक्स। सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे पकड़ोगे? सर पहले-पहले सारी की सारी फॉरेन इनकम पकड़ ली, फॉरेन एसेट्स की वैल्यू पकड़ ली। सर ठीक है, कोई डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर मिलेगा क्या? सर कोई डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा। कोई भी डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा। सर मैं बोलूँ कि मैंने घर खरीदने के लिए सर घर खरीदने के लिए कुछ पेमेंट किया था। घर खरीदने के लिए साल भर अपकीप्स पेमेंट कर रहा हूँ, म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट कर रहा हूँ, रेंटल पेमेंट कर रहा हूँ, उसके अलावा माली का चार्जेस पे कर रहा हूँ, केयर टेकर का पेमेंट कर रहा हूँ, सर नॉट। सर उसके अलावा सुनना बड़े ध्यान से सुनना। सर क्या कोई दूसरे हेड ऑफ लॉस से कोई हेड ऑफ कोई मेरे पास मान लो बिज़नेस लॉस है। बिज़नेस लॉस हो क्या मैं ब्लैक मनी इनकम सेट ऑफ कर सकता हूँ? सर नहीं कर सकता। सर कहता है इफ एनी एसेट अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड देन ऑलरेडी असेस्ड टू टैक्स देन सच इनकम शैल बी रिड्यूस्ड। मतलब सर क्या कहता है? अगर सर मैंने कोई एसेट खरीदा फॉर एग्जांपल यूएसए में प्रॉपर्टी खरीदी, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है या 1 करोड़ रुपए का कोई एसेट खरीदा है। कहता है सुनना बड़े ध्यान से सुनना। उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जितनी भी व्हाइट मनी आप यूज़ कर रहे हो ना, वो हम माइनस कर दें। मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें से 30 लाख रुपए मैंने व्हाइट मनी से खरीदा और 70 लाख रुपए ब्लैक मनी से खरीदा। प्रोविज़न कहता है जो ब्लैक मनी वाला कंपोनेंट है माइनस नहीं करने देंगे, लेकिन जो व्हाइट मनी से खरीदा वो तो सही है ना, उस पे टैक्स लगाने का कोई सेंस तो बनता नहीं। तो व्हाइट मनी का कंपोनेंट हम माइनस करने देंगे। सर माइनस कैसे करने देंगे दैट पॉइंट। क्या समझ में आ रहा है क्या? कि सर जो मेरे पास एसेट निकाला गया, उस एसेट में कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं करने दिया जाएगा, कोई कॉस्ट माइनस नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन सर जितना पैसा मैंने व्हाइट मनी से लगा रखा है सर उसको तो माइनस करने दो ना बिकॉज़ उस पे टैक्स लग जाएगा नहीं तो। कोई एसेट है अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ का खरीदा, उसमें से 70 लाख रुपए ब्लैक मनी थी और सर 30 लाख रुपए व्हाइट मनी थी। तो अगर मेरे 1 करोड़ पे वापस टैक्स लगा दोगे, तो कहीं न कहीं 30 लाख पे दोबारा टैक्स नहीं लग गया? तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए सर व्हाइट मनी पे दोबारा टैक्स नहीं लगाया जाता। तो इसका एग्जांपल देखना इसमें छोटी-सी कॉम्प्लेक्सिटी है। छोटी-सी कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या कॉम्प्लेक्स मिस्टर राहुल ने बॉट किए शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी 5 लाख रुपए की फॉरेन कंपनी। उसमें से 1 लाख व्हाइट मनी के हैं और 4 लाख रुपए ब्लैक मनी के। उनकी आज की डेट में फेयर मार्केट वैल्यू 25 लाख रुपए की है। 25 लाख रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा रहा सर। 4 लाख रुपए की ब्लैक मनी थी, 1 लाख रुपए की व्हाइट मनी थी। आपने 5 लाख रुपए के एसेट खरीदे। सर आज इसकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू 25 लाख रुपए। मुझे बताओ सर इसमें से कितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने दिया जाना चाहिए? सर कितने का डिडक्शन मिले? सर व्हाइट मनी का तो डिडक्शन देना चाहिए ना सर कितना दूँ? 1 लाख देना चाहिए क्या कि कितना देना चाहिए? बताओ। 1 लाख दूँ कि ज़्यादा दूँ सर? अल्टीमेटली सर जो मैंने ब्लैक मनी से पैसा लगाया, जो व्हाइट मनी से पैसा लगाया, सर दोनों ही मिला के बढ़ा ना 25 लाख हो गया ना? दोनों ही मिलके 25 लाख हो गया ना? तो कितना डिडक्शन मिलना है? कॉस्ट ऑफ कितना डिडक्शन मिलना है? ललित कहता है ललित का आंसर 1 लाख। आप सोचोगे कि सर 1 लाख भी तो बढ़ा है 25 लाख के साथ-साथ, 4 लाख भी तो बढ़ा है बट राइट आंसर है आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ना 25 लाख में सिर्फ 1 लाख ही मिलेगा, आपको 5 लाख नहीं मिले। ये तो अन्याय है सर, यही तो अन्याय है। सर मैं बोलूँगी कि नहीं मैं बोलूँगा कि नहीं सर क्यों 1 लाख क्यों? जबकि 1 लाख भी तो बढ़ के बढ़ा होगा ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़्यादा मिलनी चाहिए। हम जितना बोलेंगे महालाइफ महारूल्स, महालाइफ महा सर लेकिन अगर यही कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें फेयर मार्केट वैल्यू में आपको बढ़ाना पड़ेगा कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल सर अगर आपने राहुल ने कोई प्लॉट खरीदा 1 करोड़ रुपए का, इसमें सर 90 लाख रुपए सर 10 लाख रुपए व्हाइट मनी थी और 90 लाख रुपए की ब्लैक मनी थी और सर उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई 10 करोड़ हो गई। तो सर कहता है 10 करोड़ में से 10% क्योंकि व्हाइट मनी थी ना तो 1 करोड़ अब माइनस किया जाएगा। अब 10 लाख माइनस नहीं करेंगे। एक्चुअल पेमेंट मेड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी माइनस नहीं की जाती। इसमें आपको ज़्यादा पैसे
ज़्यादा पैसे डिड यू पॉइंट ओह! सर एक यहाँ पे Your taxes has been computed in relation to undisclosed foreign income and asset। सर जितना भी आपका टैक्स कंप्यूट किया गया ना उसका 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स पेनल्टी लगा दी जाएगी आपके ऊपर। सर अगर आपने फर्निश रिटर्न नहीं किया फॉरेन इनकम का 10 लाख की पेनल्टी लगा दी जाएगी। सर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन इन रिटर्न या गलत इन्फॉर्मेशन किया 10 लाख की पेनल्टी लगा दी जाएगी। सर कहता है लेकिन अगर बैंक अकाउंट में कभी पैसा 20 लाख तक का है तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। सर अगर आपने डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस किया सर 100% ऑफ द टैक्सेस की पेनल्टी लगा दी जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो 50,000 से लेके 2 लाख तक की। अगर कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, कोई साइन नहीं किया, कोई नॉन कंप्लायंस किया प्रोड्यूस बुक्स करने के लिए, सामान के लिए, सर उस केस में इतनी पेनल्टी लगा दी जाएगी। याद नहीं रखती सिर्फ आपको ये याद रखना है। तो सर एक अमेंडमेंट है यहाँ पे व्हिच इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड आप एक बार इसको नोट डाउन करेंगे और इसको हाइलाइट करेंगे कि कहता है सर अगर कभी भी आपके पास सर इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के सर कोई भी फॉरेन एसेट्स है ना, फॉरेन एसेट्स है। तो अगर 20 लाख तक वो अनडिस्क्लोज़ है, 20 लाख तक वो अनडिस्क्लोज़ सर उस केस में पेनल्टी नहीं लगाएँगे आपके ऊपर, पेनल्टी नहीं लगाएँगे। तो होता क्या है लोगों के पास सर जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक में काम करते हैं, इंडिया में बैठे-बैठे काम कर रहे हैं। सर फेसबुक में काम करते-करते उनको ईसॉप मिल गए। इंडिया में रह रहा हूँ, इंडिया में काम कर रहा हूँ। फेसबुक में काम कर रहा हूँ, सर फेसबुक में मेरे को ईसॉप मिल गया इंडिया में। तो अगर इंडिया में ईसॉप मिल रहा है तो मेरे पास फॉरेन एसेट हो गया ना। कई बार छोटे-छोटे अमाउंट रहते हैं ना, मैं अपने आईटीआर में डिस्क्लोज़ करना भूल जाता हूँ। सर इस पे इनकम तो बनाते ही बनाते हैं, उसके अलावा सर मेरे पे ऊपर 30% की टैक्स लगाते हैं, प्लस 90% की पेनल्टी लगाते हैं, सर सेंस नहीं बनाता ना। सरकार ने एक अमेंडमेंट लेके आई कि नो पेनल्टी शैल बी लेविएबल इफ फेलियर इज़ ऑन अकाउंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट अगर आपने अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट अगर नहीं डिस्क्लोज़ किया है, सर इमोल प्रॉपर्टी तो करनी पड़ेगी। इमोल प्रॉपर्टी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। सर कोई भी दूसरा कोई एसेट है ना, अगर वो 20 लाख तक का है ना, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024 आपको ज़रूरी नहीं है डिस्क्लोज़ करो, इट इज़ ओके नॉट टू चल जाएगा। मतलब पेनल्टी नहीं लगाएँगे, डिस्क्लोज़ कर देना लेकिन अगर डिस्क्लोज़ नहीं करते तो पेनल प्रोविजंस नहीं लगेंगे, टैक्स लगेगा, लगेगा लेकिन पेनल प्रोविज़न